कोलकाता से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर हुगली के कौन नगर में जब श्रेयांश के रूम में उसकी कजिन बहन पहुंचती है तो जो वो मंजर देखती है उससे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि श्रेयांश पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसको सर पे जैसे किसी ने मार मार के उसको कुचला गया है। उसकी इतनी बेरहमी से हत्या करी गई थी। ये सारा मंजर देख के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। श्रेयांश के पूरे शरीर पे छोटे छोटे चाकू से जैसे किए गए ऐसे घाव भी थे और वही चाकू उसकी डेड बॉडी के बिल्कुल बाजू में भी पड़ा था। वहाँ पे उसके रूम में एक टीवी था। वो टीवी भी चालू था और उसका वॉल्यूम बहुत ही हाई करके रखा हुआ था। जैसे जिसने मारा है वो कातिल नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके का कोई भी आवाज़ रूम से बाहर जाए। ये सारी चीज़ें इतनी डरावनी थी, इतनी भयानक थी कि जब वो छोटी सी बच्ची उस कजिन ने देखा तो उसके पैरों के नीचे से मानो कि जमीन खिसक गई। उसको बिलीव नहीं हो रहा था। श्रेयांश सिर्फ 8 साल का था और उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई श्रेयांश को इतनी बेरहमी से भी मार सकता है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है। जब पुलिस भी देखती है उस डेड बॉडी को, पुलिस ने बहुत सारे केसेस देख रखे होते हैं, लेकिन जब वो श्रेयांश की डेड बॉडी देखती है तो उस पे किए गए अत्याचार, जिस तरीके से जिस बेरहमी से श्रेयांश को मारा गया था, वो देख के पुलिस भी सहम सी रह जाती है। श्रेयांश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसी दरमियान उसके जो माता पिता है उनकी हालत रो रो के इतनी खराब हो चुकी थी कि जैसे मानोगे उनके सर पे आग गिर चुका हो। जब ये होता है तो पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस आती है और जब पुलिस भी देखती है तो उनके मन में भी एक ही सवाल था कि 8 साल के बच्चे के साथ ऐसी क्या नफरत होगी जो इतनी बुरी तरह उसे मारा गया। पुलिस फॉरेंसिक साइंस से बुलाती है। वो सैंपल लेते हैं। जो बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके परिवार में जो उसके माता पिता थे उनका रो रो के बहुत बुरा हाल था, क्योंकि उन्होंने अपने 8 साल का बच्चा खोया था। और इन सबसे ऐसा पता चलता है कि जो मारने वाला था वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि श्रेयांश किसी भी हाल में बचे। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस आसपास के लोगों को तपासती है। जिस पे शक करना चाहिए था उन पे शक करती है और पुलिस अपना हर प्रयास करती है कि किसी ना किसी तरह कोई ना कोई क्लू मिल जाए। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उनके हाथ एक ऐसी चीज लगती है जिसको देखने के बाद वो खुद शॉक हो जाती है। आप देख रहे हो रियल क्राइम बेस्ड स्टोरीज धीरज गोहिल के सुपर। श्रेयांशु के पापा पंकज शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और श्रेयांशु की माता कांता शर्मा वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। उनकी शादी को कम से कम 10 साल हो चुके थे और उनका बेटा ये 8 साल का एक ही बेटा था जो श्रेयांशु था। वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांशु की मौत के बाद सब सदमे में थे। पुलिस सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन में घर की हालत चेक करती है तो घर पे पाया जाता है कि किसी भी तरह की चोरी चकारी नहीं हुई है। जो कीमती सामान था वो वही का वही था और ऐसी कोई संदिग्ध चीज़ नहीं दिखती है जिसके ज़रिए पता चल पाए कि कोई व्यक्ति किसी इंटेंशन से वहाँ पे ज़बरदस्ती घुसा हो और उसने श्रेयांशु को मारा हो। हालांकि जो खिड़की दरवाजे थे वो भी किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाया था, यानी कि तोड़ा वोड़ा नहीं गया था। वो जो भी इंसान वहाँ पे पहुँचा था वो इन सबसे परे वहाँ पे पहुँचा था। उनके घर पे एक डॉगी भी पाल रखा हुआ था। जो डॉगी किसी भी अनजान व्यक्ति के आने पर भौंकता था, लेकिन जब आजू बाजू सबसे पूछा गया तो पता चला कि उस वक्त डॉगी की किसी अनजान व्यक्ति को देख के भौंकने वाली जैसी आवाज़ होती है वो उन्होंने देखी नहीं थी। हालांकि उन सबके घर थे, जो आसपास के लोग थे उन सबके घर बिल्कुल दीवार से दीवार जुड़ के थे, तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती तो उनको सुनाई देना लाजिम था। लेकिन किसी ने ऐसा कोई आवाज़ नहीं सुना था। इवन उन्होंने डॉगी को भौंकने की भी आवाज़ नहीं सुनी। ना ज़बरदस्ती से किसी का घर में घुसना, ना डॉगी की आवाज़ आना किसी अनजान व्यक्ति को देख के। तो ये सारी चीज़ें बता रही थी कि जो भी अंदर घर में घुसा था वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, वो कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ही था। अब पुलिस को इतना शक हो चुका था कि जो भी अंदर घुसा था घर में वो कोई ना कोई पहचान वाला था। तो पुलिस सबसे पहले जो भी क्लोज रिलेटिव्स थे, जो फ्रेंड्स थे, उनके जो माँ बाप थे, सबके नंबर सर्वेलेंस पे लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि ऐसे कोई भी संदिग्ध कॉल हुए हो या बात हुई हो तो उनको पता चले। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनको ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला था जिनके ऊपर वो ऐसे स्ट्रांगली शक कर सके। बाद में पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और जब सीसीटीवी फुटेज वो चेक करती है तो उनको एक चीज़ ऐसे दिखाई देती है जिन पे उनका शक जाता है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज टटोले
तो मर्डर के दिन 2 से 4 बजे के बीच में उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति, एक लेडी दिखती जिसने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था और वो वहाँ से जा रही, और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको देख के पुलिस को उसके ऊपर शक जाता है। पुलिस वो फुटेज निकालती है और जो श्रेयांशु के माता पिता है सबसे पहले वो उनको दिखाते हैं कि क्या आप इस लेडी को जानते हैं। श्रेयांशु की माता ने इसको पहचानने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो तो बिल्कुल भी नहीं जानती कि ये कौन है, और ऊपर से मास्क पहना हुआ है तो वो पहचान में बिल्कुल भी नहीं आ रही। लेकिन जब पंकज शर्मा श्रेयांशु के पिता को ये चीज़ दिखाई गई, ये फुटेज दिखाई गई, तो उन्होंने बिल्कुल ही देरी किए बिना उस फुटेज को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ये जो लेडी है वो इशरत परवीन है, जो कि शांता की सबसे क्लोज फ्रेंड है और वो उनके घर अक्सर आती जाती है, और श्रेयांशु भी इस इशरत को मौसी कहता था। अब पुलिस को शक जाता है कि जो इशरत परवीन थी उसका और श्रेयांशु के पिता पंकज शर्मा का शायद कोई ना कोई अफेयर हो सकता है, और उसी के कारण उन लोगों ने मिलकर श्रेयांशु की मौत को अंजाम दिया हो। तो पहले पुलिस पंकज शर्मा को बहुत ही सख्ती से तपासती है, लेकिन वहाँ से पंकज शर्मा से कोई भी ऐसी डिटेल नहीं मिलती। फिर पंकज शर्मा की जो भी कॉल डिटेल्स होती है वो भी पुलिस चेक करती है। वहाँ पे भी ऐसे संदिग्ध कोई भी कॉल नहीं हुई थी या फिर कोई मैसेजेस नहीं हुए थे। तो फिर पंकज शर्मा से पुलिस अपना ध्यान हटाती और फिर इशरत परवीन पे लाती है। जब इशरत परवीन की CDR चेक कर दिए तो उसमें कुछ ऐसा दिखता है जो हैरान कर देने वाला। पुलिस ने देखा कि इशरत परवीन की जो भी कॉल डिटेल्स थी उसमें एक नंबर से बहुत सारी बातें हुई थी, और वो बातें ऐसी थी कि रात को 12-12 बजे तक भी चलती थी। जब उन्होंने चेक किया कि वो नंबर किसका है तो वो नंबर श्रेयांशु की माता का निकला, शांता शर्मा का था। और उसी के दिन जिस दिन मर्डर हुआ था, इशरत का मोबाइल सुबह 1 बजे से लेके रात को 8 बजे तक स्विच ऑफ था। तो यानी मर्डर के दिन 7 घंटे इशरत का मोबाइल स्विच ऑफ होना, जो उससे पहले ही जो भी कॉल हिस्ट्री थी उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो इस सारी चीज़ों की वजह से इशरत पे शक कुछ ज़्यादा ही बनना शुरू हो गया था। अब ये सारी चीज़ें पंकज शर्मा को बताई जाती है। पंकज शर्मा कहते हैं कि उनको पहले से ही पता था कि इन दोनों के बीच दोस्ती के अलावा कुछ ना कुछ ज़रूर है, लेकिन समाज के डर से वो ये सारी चीज़ें किसी को बताते नहीं है, या फिर इस चीज़ पे कभी उन्होंने कोई भी हल्ला नहीं मचाया हुआ। सबको लगता था कि शांता और इशरत के बीच एक दोस्ती है। वो इशरत शांता के घर पे भी आती थी, वो अच्छे से मिलते जुलते थे। श्रेयांशु था वो भी इशरत को मौसी कह के बुलाता था। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने ऐसी थी कि वो एक अच्छी दोस्त है, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। इशरत परवीन और शांता इन दोनों के बीच अफेयर था। अब पुलिस के सामने सारी चीज़ें आना कि मर्डर के दिन इशरत का मोबाइल 1 बजे से लेकर 8 बजे तक बंद रहना, उस CCTV फुटेज में इशरत का दिखना, और इन दोनों के बीच इतनी सारी बातें होना और कोई ना कोई रिश्ता होना, ये पुलिस को शक दिला रहा था कि इन दोनों का ही कोई काम है या फिर सिर्फ इशरत का कोई काम है कि इस चीज़ को अंजाम दिया गया है। पुलिस बिना देरी किए इशरत और शांता दोनों को उठाती है और इंटरोगेशन में शांता टूट जाती है। शांता बताती है कि उसके बेटे को उन दोनों ने मिलके ही मारा है। ये सुनते ही जैसे पुलिस के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। लगता है कि इतनी बुरी तरह कोई माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है, हालांकि मारी कैसे सकती है। एक माँ, एक रक्षक जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो अपने बेटे को इतनी बुरी तरह मारती है। ये सारी चीज़ें बहुत ही हैरान करने वाली थी, बहुत ही परेशान करने वाली थी। अब शांता सारी चीज़ बताना शुरू करती है। वो कहती है कि हाँ, उसका इशरत के साथ अफेयर था, और एक दिन ऐसा होता है कि जब श्रेयांशु स्कूल से वापस लौटता है तो वो बेड पे दोनों को, इशरत और शांता को, एक संदिग्ध परिस्थिति में देखता है। ये देखने के बाद एक 8 साल के बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा ये हम और आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद श्रेयांशु के स्वभाव में भी बहुत सारा चेंज आ गया था। श्रेयांशु जिस तरीके से शांता से बात करता था या फिर जिस तरीके से बिहेव करता था उसमें बहुत सारा बदलाव दिख रहा था। शांता को डर था कि किसी न किसी दिन, किसी न किसी तरह या किसी न किसी को श्रेयांशु कुछ बता ना दे। इसी डर के कारण दोनों प्लानिंग करते हैं, और उसी प्लानिंग के तहत वो एक दिन चुनते हैं, वो मंगलवार का दिन है। तो इसी दिन वो श्रेयांशु को मौत के घाट उतार देते हैं। एक माँ का अपने बच्चों को इस तरीके से मारना, शायद ये हैवानियत की हद हो जाती है। एक माँ ने अपने 8 साल के बच्चे का सर पहले दीवार पे मारा, उसके बाद उसने फर्श पे मारा, और फिर एक मूर्ति से उसके सर पे मारा।
उतने से उसका दिल नहीं भरा तो वो जाके किचन से एक चाकू ले आई। चाकू लाने के बाद उसने उसकी नसें काटी गई, और नसें काटने के बाद भी अगर उसका दिल नहीं भरा तो उसने श्रेयांशु के पूरे शरीर पे छोटे छोटे चाकू से घाव कर दिए। जब कोई माँ अपने बेटे को इतनी हैवानियत से मारती है तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा डरावना हो सकता है। एक सीसीटीवी फुटेज में किसी संदिग्ध व्यक्ति का देखना, उसके चेहरे पे मास्क लगा रहना, कॉल डिटेल में 1 से 8 बजे तक फ़ोन को बंद आना, उसके बाद CDR चेक करना, ये सारी चीज़ें मिलाकर पुलिस क्रिमिनल तक पहुंच जाती है। पुलिस को सबसे ज़्यादा शक तब हुआ था जब डॉग ने भौंका नहीं था। अगर डॉग ने भौंक दिया होता तो शायद पुलिस इस तरीके से नहीं सोचती, लेकिन जब डॉग ने भौंका नहीं था तो पुलिस को बिल्कुल शक उनका सही जाता है कि कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो जान पहचान वाला था, और इस तरीके से पुलिस क्रिमिनल तक पहुंचती है। वो सीसीटीवी फुटेज में किसी एक संदिग्ध व्यक्ति का दिखना, जिसकी बॉडी लैंग्वेज का कुछ अजीब रहना, उसके फेस पे मास्क रहना, और फिर जब कॉल डिटेल्स उनकी निकलवाई जाती है तो ये सारी चीज़ें बाहर आना। तो इस तरीके से पुलिस अपनी कार्यवाही में सफल होती है और ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जो कि अपना ही व्यक्ति था उस तक पहुंचती है। मेरा मानना ये है कि इससे ज़्यादा भयानक क्राइम कोई हो नहीं सकता। जो रक्षक होता है वही भक्षक बन जाए, और वो भी एक माँ। ये हम सबके लिए एक सोचने वाली बात है। पूरे समाज पे या फिर एक मानवता पे ये एक कलंक जैसी बात है। प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी ऐसी स्टोरीज लाऊँ वो आप तक ज़रूर